नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला एक बार फिर से आपके समक्ष दिल से दिल से दिल तक में हम मिलते हैं बड़े ही अनौपचारिक रूप से अपने किसी दोस्त से और बातें करते हैं दिल से दिल तक की। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी। डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी, आपका स्वागत है नमस्कार। बहुत-बहुत। और इनके परिचय के बारे में बताऊं तो ये बहुत अच्छी कहानीकार, लेखिका, अनुवादक, वॉइस ओवर हिंदी कलाकार, विदेशी छात्रों की ऑनलाइन शिक्षिका, फ्रीलांस अनुवादक, दिल्ली में लेखक और पत्रकार संगठन के बेंगलोर इकाई में कोषाध्यक्ष, स्किल ब्रिक एयरपोर्ट और एयरलाइंस अकादमी में ट्रेनर। मतलब मैं अगर आपके पूरी लिस्ट पढ़ती चली जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है। और इन सब के बीच में जो सबसे खास बात मुझे आप में दिखती है कि आप अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो आप कर्नाटका की हैं जी, और जी। आपकी मातृभाषा कन्नड़ है। और ये जितनी सारी चीजें मैं पढ़ रही हूँ वो सारी हिंदी में आ रही हैं कि आप हिंदी की कलाकार हैं, हिंदी की लेखिका हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत खास बात हो जाती है। और आपको हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ और तमिल भी बहुत अच्छी आती है। लंदन के कार्डिफ विश्वविद्यालय से प्रमाणिक अनुवादक हैं और सम्मानों की लिस्ट आपकी बहुत-बहुत लंबी है। विदेश यात्राएं भी बहुत जगह की हैं। और एक और खास बात कि आपकी पुस्तक निकली है असफलता एक चुनौती। लोग सफलता की बात करते हैं, आपने असफलता की बात की है। और सेतु अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं भी प्रकाशित हुई है। और सम्मानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं देख करके ही थोड़ा वो हो जाती हूँ कि छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी 2-4 सम्मान जरा जो मुझे आकर्षित कर रहे हैं कि दिव्य तुलिका साहित्यायन सम्मान, सहोदरी भाषा सम्मान, साहित्य संगम सम्मान, नारी अस्मिता सम्मान, भारत के कलाकार सम्मान, प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच सम्मान, सेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पीटर्सबर्ग ह्यूमैनिटीज सम्मान इंटरनेशनल, अलवर ज्ञानोदय साहित्यिक सम्मान और बहुत सारे सम्मान मिले हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। और और हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारी अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था उससे भी आप जुड़ी हैं और हमारा बहुत सहयोग करती है। ये मतलब ये संस्था तो आप ही की है, हमारी नहीं है, हम सब की है। तो जी। आपका बहुत स्वागत है श्रीलता जी। और आपका परिचय पढ़कर इतने सारे प्रश्न मन में आ गए हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं पहले आपसे कौन-सा प्रश्न करूँ। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं पहले कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके जीवन के बारे में, आपके बचपन से लेकर के जो एक सफ़र होता है, हम धीरे-धीरे तय करते हैं, उस सफ़र की बात करते हैं। सबसे पहले सबको नमस्कार और अभ्युदय परिवार से दिल तक की ओर से सब श्रोताओं को नमस्कार, अभिनंदन। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप सबसे मिलकर और इंदु जी आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं सबसे पहले अपने बचपन से शुरू करती हूँ। मेरा जन्म तो आंध्र प्रदेश हिंदूपुर यहाँ से कुछ ही 100-150 किलोमीटर दूर पर है। हुँ, हुँ। वहीं पे मेरा जन्म हुआ और अभी भी वहाँ पे मेरे रिश्तेदार रहते हैं और मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई थी। अच्छा, ओके। इसीलिए मैं कह सकती हूँ मेरी हिंदी थोड़ी बहुत मैं आप सबसे बात कर सकती हूँ जो इसीलिए हिंदी में रुचि हुई और पूरी मेरी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज भी दिल्ली में हुई थी। हम ओके। मेरे पिताजी मौसम भवन मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे और हम हुँ, 4 भाई-बहनें थे। 4 अच्छा। 3 बहनें, 1 भाई, सबसे बड़ा मेरा भाई है। और सभी वहीं पे पढ़े लिखे थे। हमारा सुकून परिवार था, कोई किसी किस्म का कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद शादी हुई और पहुँची ऊटी में। ओके।
मेरे पति तब इसमें हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स में काम कर रहे थे, तो ऊटी में 4 साल रही। अच्छा था, ठंड भी थी और अच्छा था, एक टाउनशिप का कॉलोनी था। उसके बाद उसके बाद 3 साल मैं पौंडीचेरी में रही हम्म। और और लगभग अब तो 20 साल से मैं यहीं पे हूँ बैंगलोर में। हम्म। बहुत खास बात है कि मुझे ये बताएं कि दिल्ली में थी तो आपने हिंदी सीख ली, लेकिन आप लोग घर पर किस भाषा में बात करते थे? कन्नड़ में, कन्नड़ मातृभाषा में। कन्नड़ है, कन्नड़ लेकिन में आपका जन्म आंध्र में हुआ, तो तेलुगु तेलुगु नहीं सीखी? तेलुगु थोड़ी बहुत समझ में तो आती है, हुँ। लेकिन कोई अभी बोलचाल करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो ओके, तो इसलिए। अच्छा तमिल कैसे सीखी आपने? तमिल हमारा पूर्वज तमिलनाडु का है ओके, और मेरे पिताजी रिटायर होके वेल्लोर में सेटल हुए थे, तो अच्छा। वहाँ पे 1-2 साल थी और हम अक्सर यस, जी। मैंने दिल्ली में बीकॉम किया, फिर टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया था, डिप्लोमा ओके। इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग। हुँ, फिर जब हुँ। शादी हुई तो टेक्सटाइल डिजाइनर बनना चाहती थी, हाँ, लेकिन छोटी से शहर में मेरे ख्याल में इस तरह का ये नहीं था, कोई वहां पे कोई ऐसे कंपनीज वैसे नहीं थी। और मेरा एक सौभाग्य है कि शादी के 1 महीने के बाद ही मुझे ऊटी में एक स्कूल में नौकरी मिल गई थी। क्या बात है। तो तो आप आप कौन-सी भाषा पढ़ाती हैं स्कूल में? शुरू में तो मेरी शुरुआत शिक्षक की शुरुआत तो मैं यूकेजी से हुई थी। अच्छा। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ी हुँ। और तब मैंने बीकॉम किया हुआ था। पास में एक बहुत ही अच्छा स्कूल था, माउंट प्लेसेंट स्कूल ऊटी में। अच्छा। तो वहाँ पे वहाँ पे जब मैं गई तो एक मेरा सौभाग्य है कि वहाँ पे एक जगह खाली थी। हुँ। ठीक है, वहाँ से शुरू किया क्योंकि उस वक़्त मैंने बीएड तो नहीं किया था, तो इसलिए वहाँ पे यूकेजी की टीचर हुई। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैं एमए, एमफिल करने लगी और मेरी जो शिक्षक का जो रोल था, वो भी छठी क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, फिर कॉलेज और ऐसे बीएससी और पीयूसी और बीएससी बीएड का भी बीए का भी मैं टीचर बनी थी, लेक्चरर बनी थी। अच्छा, आपके परिचय में मैं देखती हूँ वॉइस ओवर हिंदी कलाकार, तो ये जी, क्या होता है और आपने क्या किया इसमें? एक एजुकेशन का एक ऐप है हुँ। जिसमें मैंने अपना वो उसका हिंदी का वो जो आजकल सब डिजिटल हो गया है, हुँ, हुँ। तो हिंदी सब इसमें मोबाइल से सभी विद्यार्थी सभी आजकल ऐप देखकर अपना पढ़ाई करते हैं। उसी तरह से मेरा हिंदी का एक ऐप है, एडू क्रिएशन का एक कंपनी से उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था और एक हिंदी 4-5 क्लासेस 5वीं से 10वीं तक मेरा एक ऐप बना हुआ है, जो अच्छा। जबलपुर वहाँ पे इसका प्रयोग हो रहा है अभी भी। अरे वाह! बहुत-बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप अनुवादक भी हैं, जी, तो आपने अभी तक क्या अनुवाद किया है और मुझे किस भाषा में किया है? कई सारे अनुवाद का ये कार्य केंद्रीय मंत्रालय से मिला है। हुँ, कुछ प्रश्न पत्र भी मुझे मिले जिसका मुझे इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद करना था। ओके। ये असिस्टेंट ग्रेड के लिए भोपाल या असिस्टेंट ग्रेड के लिए भोपाल से असिस्टेंट ग्रेड के लिए मुझे अनुवाद के लिए करने के लिए कहा था और मैंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी लंदन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मैंने इसका कोर्स भी किया है, इसका ट्रांसलेशन का कोर्स किया है। तो आप लंदन जाके आपने किया या भारत में रहते हुए कर लिया? नहीं, यहीं पे कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन। कोर्स कर लिया, वाह! हाँ, तो हाँ बड़ी बहुत-बहुत बधाई हो और आप दिल्ली के लेखक और पत्रकार संगठन में बैंगलोर इकाई की कोषाध्यक्ष हैं। जी।
ये इसका सभी मैं कह सकती हूँ कि सब भारत में सभी और सभी जगह में एक राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन है। हम्म। और कर्नाटक से हम लोगों ने मुझे चुना गया, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसमें इस कोषाध्यक्ष बनाया है हम्म। और ये अच्छी तरह से चल रही है। क्या बात है। तो इतनी सारी भाषाओं को आप जानती हैं, मतलब तमिल, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि जब बात करते हैं तो कहीं कोई तकलीफ होती है कि भी इस भाषा में कैसे बात की जाए? नहीं, मेरे ख्याल में आदत तो पड़ जाती है। और कई ऐसी आजकल हिंदी में भी ऐसी है कि ऐसा है कि बीच-बीच में अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आजकल दूरभाष नहीं करते, फ़ोन ही बात करते, फ़ोन ही कहा जाता है। उसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा है जो अंग्रेजी में करते हैं और ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होती। अच्छा, आपने हाँ, कविता लिखनी कैसे शुरू की? ये मैं 17 साल तक मैंने टीचिंग का किया था और 4 साल मैं प्रिंसिपल रही। एक लेडी विलिंगटन स्कूल में प्रिंसिपल रही। अच्छा। और उसके बाद मुझे एक प्रिस्ट यूनिवर्सिटी से मुझे एमफिल के स्टूडेंट्स को मुझे मैं गाइड बनी थी। ओके। तो उसके बाद कुछ कारणवश मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी हुँ। परिवार के वजह से। और इसलिए मैं घर पे फ्रीलांसिंग का काम करने लगी। घर पे फिर जब जब नौकरी करते हैं तो अचानक घर पे रहना थोड़ा मुश्किल होने लगा। हुँ। तो तब मुझे अनुवाद का कार्य मिला। और सबसे पहले तो शिंडलर जो आजकल काफी वो प्रसिद्ध है, शिंडलर कंपनी का, उन्होंने मुझे अनुवाद का कार्य में दिया था। हुँ, हुँ। फिर वैसे ही काफी कुछ देश और विदेश से मुझे मिलता रहता है। हुँ, हुँ। और अनुवाद हिंदी और इंग्लिश में करती हूँ। और ऑल इंडिया रेडियो से मुझे एक कन्नड़ का एक प्रोग्राम था जिसका मुझे हिंदी में अनुवाद करना था। ये भी हुँ। मेरा सौभाग्य है। और बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारे अनुवाद किए हैं। आपने कविता लिखनी कैसे शुरू की? ये मैं इसका श्रेय मैं एक डॉक्टर नागपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध वरिष्ठ राम प्रकाश सक्सेना जी ने हैं, हुँ। जिनके यहाँ मैं काम करती थी। हुँ। और वहीं से मेरे कविता लेखन का शुरुआत हुआ था। और इसका एक एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ है मैं कह सकती हूँ, जब मुझे टीवी चैनल एक एसवीबीसी श्री वेंकटेश्वर टीवी चैनल से मुझे एक उनका इनविटेशन आया था कि एक दिन पूरा लाइव रिले 4 घंटे का हुँ। तिरुपति में जो ये होता है कि इसका कल्याणोत्सव, डोलोत्सव, और उसका जब मुझे लाइव रिले जब मुझे बताने के लिए मुझे एक सच में ईश्वर के बारे में उनकी विवाह का वो सब बताना बहुत ही मेरा एक बहुत अभी भी उसके बारे में सोचती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जी। वहीं से ही मेरा लेखन या इस तरह मुझे उस वक्त मैंने कन्नड़ में बताया था क्योंकि वो कर्नाटका में वो मेरे ख्याल में 10 बजे से शुरू होता है कल्याणोत्सव। और उसके बाद डोलोत्सव, वो सब उसके 4 घंटे का एक रिले था, लाइव रिले था, कन्नड़ में बोलना था। अच्छा। तो वहीं से मेरा ये शुरू हुआ था लेखन, या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ओके। इतने दिन तक जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते थे, जो किताब था उसे ही पढ़ाते थे, तो थोड़ा बहुत अपना ज्ञान दे देते थे। लेकिन अपना जो है वो उसी से अपने मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ये मैंने ईश्वर ने मुझे दिखाया, ये रास्ता बताया। लेखन का रास्ता तो बताया, लेकिन कविता तो अलग चीज़ है। लेखन में भी कविता का भाग थोड़ा अलग होता है। उसी से ही लिखते-लिखते पहले लघु कथा लिखने लगी, फिर हुँ। उसके बाद धीरे-धीरे से मैं इस कविता में आई। और सर्वप्रथम मैंने एक राष्ट्रमत दक्षिण भारत राष्ट्रमत पेपर में मैंने छपवाया था हुँ। पंचभूत की आवाज। ओके।
तो वहाँ किसी ने दिल्ली में एक आदमी था, हुँ, उसने प्रशंसा करके मैसेज दिया था। तो अच्छा। तब से हाँ, मैं लिख सकती हूँ इसका ये हुआ था। लेकिन पता नहीं लगता कि हमें हमारी क्या गुण है, क्या विशेषता है, दूसरों के कहने पर हाँ, हम कर सकते हैं। तो उस वहाँ से शुरू हुई, ये 4 साल से मैं अभी लिख रही हूँ और मुझे सब लोगों की सहायता है। ईश्वर की तो कृपा है ही, लेकिन आप जैसे सभी लोगों ने मुझे इसका प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ पहुँची। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लगभग 8 साल से मैं ब्रह्म कुमारी के संस्था में जुड़ी हूँ और मैं जो भी करती हूँ, ईश्वर मुझे करवाता है। बस मैं तो निमित्त हूँ। ये एक ब्रह्म कुमारी के इसका मैं श्रेय देती हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो तो परमात्मा मुझे करवाता है। उसी का ही है, उसने ही करवाया है, उसी को देन है, उसी का ही देन है। बस मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बहुत, बहुत सुंदर बात आपने कही और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जब आपने पहली कविता लिखी दक्षिण भारत में और वो जब प्रकाशित हुई और किसी ने उसकी तारीफ के लिए आपको जब बधाई दी, तो आप में कहीं न कहीं एक इच्छा जागी, एक उत्साह जागा कि मैं लिख सकती हूँ, अपनी पहचान आपको समझ में आई। जी, तो जी। उत्साह भरे शब्द जो हैं, जीवन में किस तरह से राह दिखाते हैं, ये आपने एक नई राह चुनी। अभी तक आप शिक्षिका थीं, एक गृहिणी थीं और पढ़ रही थी, पढ़ा रही थी, अलग-अलग क्लास किताबें काम कर रही थी, गाइड बनी। लेकिन लेखिका बनी किसी के प्रोत्साहन ने, कुछ लिखा और प्रोत्साहित हुई। तो प्रोत्साहन जीवन में बड़ा ज़रूरी होता है। ये समझ में आया लेकिन आप में बहुमुखी प्रतिभा है, मैं देखती हूँ कि आप अनुवाद भी कर लेती हैं, शिक्षा का कार्य भी कर लेती हैं, कहीं न कहीं हिंदी कलाकार का काम कर लेती हैं, कहीं अपनी आवाज़ भी दे देती हैं और कहीं न कहीं देवीय शक्ति को मानते हुए कल्याण मंटप का आपने पूरा प्रोग्राम भी किया और अब आप ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ी हुई हैं। तो ईश्वर और उसके माध्यम को आप समझ पा रही हैं, जान पा रही हैं। तो बहुत-बहुत विस्तृत क्षेत्र है और मैं देखती हूँ कि आपकी मुस्कान और आपकी बातों में जो भोलापन, जो अपनापन और जो प्यार है, वो शायद इसीलिए है क्योंकि बहुत जब दिल बड़ा निश्चल सा होता है ना, तो ये सारी चीज़ें लगता है अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। तो मुझे अब आप ये बताएँ कि आपकी जो पुस्तक आपने लिखी असफलता एक चुनौती, उसके बारे में जानने का बड़ा मन हो रहा है कि आखिर अ, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे ये पुस्तक लिखनी है और ये नाम रखना है और इस टॉपिक पर लिखना है? अ, जी, ये तो मुझे बहुत दिन से जब से मैं लिखने लगी, तो मुझे लगा कि एक किताब मैं भी लिख डालूँ। तो ओके। और सफलता तो सभी चाहते हैं, लेकिन सफलता तो सभी चाहते हैं, लेकिन अक्सर असफलता ही मिलती है। हुँ, तो इस असफलता को सफलता की ओर कैसे ले जाएँ? तो ये एक प्रेरणादायक एक मोटिवेशन स्टोरी से छोटे-छोटे स्टोरीज़ छ ज ल कहानियाँ हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों ने अपनी जीवन में कैसे सफलता पाई। हुँ, सफलता तो सबके लिए चाहिए ही चाहिए। वो इसलिए मुझे ये नाम भी अच्छा लगा, क्योंकि असफलता से सफलता की ओर कैसे जान जाएँ। हुँ, और असफलता तो 10 बार मिलती है। जैसे आइंस्टीन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और 999 बार तो वो तो असफल हुए, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं। ये ये एक है कि हमें संघर्ष तो करना है, हुँ, लेकिन उस संघर्ष से प्यार कर लें, तो वो हुँ, संघर्ष नहीं लगेगा। हुँ। उसे तो उसमें एक जज़्बा हो जाती है और उसमें आगे बढ़ने की इच्छा रहती है कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, हमें भी कुछ करके दिखाना है। तो तो मुझे जी। इस तरह से मैंने ये किताब लिखी और अभी मेरी एक कविता और एक लघु कथा की किताब अभी छपने वाली है। अभी प्रकाशक से बात हुई है, तो जल्द ही ईश्वर की इच्छा हो तो जल्द ही वो भी आ जाएगी। बहुत, बहुत सुंदर बात आपने कही। लेकिन जब आपने ये कही कि असफलता तो मिलती रहती है, सफलता की ओर बढ़ना थोड़ा कठिन होता है।
तो आपको अपने जीवन में कैसे क्या अनुभव हुआ कि असफल हुए हों और फिर आप सफलता की ओर बढ़े हो? कहाँ-कहाँ आपको ये असफलता से टकराना पड़ा? बहुत जगह, बहुत जगह। जैसे? जैसे पढ़ाई में मैं वैसे स्कूल में असली बात कहूँ तो स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करती थी। जी। लेकिन फिर मैं शिक्षक बनी जो हुँ, दूसरों को पढ़ाने लगी। हाँ। फिर मैं सोचती थी अरे मैं तो इसके लिए ठीक नहीं हूँ, इसके लिए ठीक नहीं हूँ। फिर भी अपने आप को नहीं करके दिखाना है, करके दिखाना है। इस तरह से मन में एक प्रश्न उठा और करके दिखाया। वैसे ही हमारे मुझे सभी इंस्पायर तो करते हैं मेरे पति, मेरे बेटी, मेरे दामाद, मेरे बहन और सभी दोस्त। लेकिन हमारे घर में कोई मुझे मैं हिंदी के पढ़ूंगी तो कहेंगे हाँ ठीक है। पता नहीं समझ में आया कि नहीं, लेकिन सब मुझे प्रोत्साहन तो करते हैं। लेकिन अ, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ये सब मुझे दोस्तों से, आप जैसे लोग दोस्तों से ही मिला है। तो कभी कभी लगता है अरे कोई कोई कहने वाला होगा तो ठीक रहता। तो इस तरह से असफलता कई जगह पे मिली। और मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी, पहले मैं यूकेजी से शुरू हुआ था। फिर छठी क्लास, 10वीं क्लास, जैसे जैसे मैं अपनी पढ़ाई करती रही, एमए एमफिल सब कर रही थी। तो मेरा मेरा स्तर भी थोड़ा पढ़ाने का स्तर भी थोड़ा ऊंचा होने लगा। हुँ। और इतना था कि मैं एमफिल स्टूडेंट्स की गाइड भी बनी। ये सब बीच में कई असफलता तो मिली, लेकिन जब सफलता मिल जाती है तो असफलता भूल जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही कि जब सफलता मिल जाती है ना तो असफलता की बातें याद नहीं रहती है। लेकिन आपका भी इतना लंबा सफर बिना संघर्ष के तय नहीं हुआ है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे, बीकॉम आपने मतलब कॉमर्स से किया था और जी, बाद में आपने शादी के काफ़ी सालों बाद एमए, एमफिल पढ़ाई करते रहे, आप आगे बढ़ते रहे। तो कहीं न कहीं ज़िंदगी से जूझना तो पड़ा, इतना आसान नहीं होता है। और एक गृहिणी के लिए पढ़ना, पढ़ाना, घर के बाहर काम करना, घर को सँभालते हुए मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल रहा होगा आपका सफ़र। लेकिन आपने बहुत-बहुत आराम से उसको तय किया और अपनी भाषा को लेकर के, भारतीय भाषाओं को लेकर के और साथ में हिंदी को लेकर आप आगे बढ़ी। कर्नाटका, जो दक्षिण भारत का हमारा जो क्षेत्र है, इसमें जो 4 अलग-सी भाषाएँ हैं, जिनकी लिपि भी अलग है। वही लिपि के साथ-साथ आपने हिंदी की देवनागरी लिपि को भी महत्व दिया, उसको सीखा, उसको जाना और उसके साथ एक समन्वय बनाकर चली। उसकी एक महत्ता को आपने समझा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कन्नड़ में आप कुछ बोल कर बताएँ, आपने कुछ लिखा हो? कन्नड़ में आपने कहा ना आप कविता लिखती हैं। नहीं, मैं कन्नड़ में तो कविता नहीं लिखती। कन्नड़ से मैंने एक ट्रांसलेशन का किया था, एक जी। मोबाइल के बारे में। हुँ, जो मेरे पास अभी मेरे ख्याल में अभी नहीं है, मैं एक और बार उसके बारे में बताऊँगी। लेकिन कन्नड़ में जैसे आजकल मोबाइल का इतना क्रेज़ हो गया है कि सब लोग मोबाइल ही रहता है, अपने हाथ में रखते हैं। जी। रिश्ता थोड़ा दूर हो जाता है। इसके बारे हुँ, में मैंने एक रेडियो का प्रोग्राम था, हुँ। जिसमें मैंने इसके बारे में एक कविता लिखी थी। क्योंकि वो मोबाइल आजकल इतने क्रेज़ हो गया कि सभी के हाथ में मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल ही रहता है और रिश्ते तो काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा रिश्ता भी एक अहमियत रहता है इस हमारे जीवन में। यस। बहुत, ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, एक-दूसरे से हमें जोड़ती है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं पास के रिश्तों को दूर कर देती हैं। ये जी, बहुत बड़ी बात है, हम दूर से जुड़ते हैं और वो जुड़ाव जो होता है वो दिल से कितना होता है ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो दिल से जुड़े हुए पास के जो रिश्ते होते हैं वो ज़रूर धीरे-धीरे दूर हो जाते हैं और दूर क्या हो जाते हैं कम्युनिकेशन गैपिंग हो जाती है। हम जी। बातचीत जो है ना कन्नड़ में कहें कि माताडके टाइम सिगला। बहुत सही कहा। सच में आजकल लोग घर के लोगों से बात करने के लिए समय नहीं मिलता, हुँ, लेकिन
पता नहीं कहाँ-कहाँ से दूर से बात कर से लेते बात हैं। करते हाँ, ये डिजिटल का बहुत ही फ़ायदा भी है, अच्छा भी है, हमने हमने तरक्की भी किया है, जी, जिसकी वज़ह से हम आपसे बात कर सकते हैं और ये सब 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 लोगों से मिलते हैं, लेकिन अब अपने ही दूर हो गए, अपनों बहुत से। सही बात कही। और ये जब हम इस संवेदना की बात कर रहे हैं कि अपने ही दूर हो गए, तो मेरा मन हो रहा है कि आपकी एक कविता ज़रूर हम सुन लें। तो अपनी एक कविता सुनाएँ। मैंने सबसे पहले जो पंचभूत की आवाज़ लिखी थी, उसके बारे में मैं बताना वो कविता मैं सबसे सर्वप्रथम कविता जो मैंने लिखी है, वो मैं अच्छा, बताना वाह! सुनाना चाहती ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल, स्वागत है। हूँ। शीर्षक है पंचभूत की आवाज़। हुँ, मुझे मत नीलाम करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पृथ्वी से पृथ्वी में रहते मेरा उपयोग करो। बँटवारा से क्या मिलेगा, पछताओगे। मैं तुम्हारा दुःख हरता हूँ, धीरज रखो, फल मिलेगा, पर मुझे बाँटो मत। हुँ, मुझे मत नीलाम करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जल से सबको पावन बनाना है, लड़कर द्वेष नहीं फैलाना है। मैं तुम्हारा सुख करता, दुःख करता हूँ, फल मिलेगा, मुझे मत बाँटो। मुझे मत नीलाम करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अग्नि को सही प्रयोग में लाओ, मेरे स्वाद के रस से खुशी मनाओ। मति के दुष्ट योग से जल जाओगे। फल मिलेगा, पर मुझे बांटो मत। मुझे मत नीलाम करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पवन दूषित से जीवन हराम हो जाएगा। श्वास लेना कठिन हो गया है। स्वास्थ्य रहने का स्वस्थ रहने का प्रयास किया गया है। फल मिलेगा, पर मुझे बांटो मत। मुझे मत नीलाम करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आकाश से उपग्रह छोड़कर अपनी कामयाबी लोगों को दिखाकर आसमान में भी निवास सोच कर रहे। फल मिलेगा, पर मुझे बांटो मत। क्या ये बात है! भूत बहुत की बहुत गहरी कविता आपने लिखी है कि जो पंचभूतों की आप बात करते हैं, तो आपने उनको माँ का दर्जा दिया और किस तरह से हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। बहुत 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 गहरी कविता, पहली कविता आपकी वास्तव में बहुत गहरी कविता थी। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हाँ, ये पंचभूत की आवाज जो है आजकल बढ़ रहा है, चाहे वो पानी हो या जमीन हो बिल्कुल, या बिल्कुल। अग्नि का जल कर सब जगह राख हो रहा है, लेकिन हम अपना अस्तित्व खो रहे हैं। जी, तो बहुत उसके बारे में नहीं, इसमें बहुत बताया है। बहुत सुंदर लिखा है और इतनी ढेर सारी बातें हैं मेरे मन में और इतने सारे सवाल हैं, लगता है और आपकी कोई कविता सुने, लेकिन हाँ, समय थोड़ी इजाज़त नहीं देता है, समय हो रहा है। तो अच्छा। मैं अंत में आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। अंत में आप लोगों को, जैसे आपने लिखा, असफलता एक चुनौती, और जीवन में निश्चित ही बहुत सारे संघर्ष आते हैं जो आपने झेले होंगे। और सबसे बड़ी तो लाइफ की बात होती है कि कभी दिल्ली, कभी ऊटी, कभी यहाँ, कभी वहाँ। तो हर जगह जाना, हर तरह के लोगों से मिलना। तो इतने सारे अनुभवों को आपने समेटा है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या आपका एक संदेश होगा कि किस तरह से जीवन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सफलता के लिए क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी करना हो, तो उसके लिए उम्र कोई सीमा नहीं रहती। हुँ, जैसे रामायण लिखी गई 72 इयर्स में, हुँ, उसमें कोई सीमा नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो कभी भी कर सकते हो और हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ लगातार करना है, वृद्धि करते रहना है। कल क्या थे, आज क्या है और आज से कल क्या बनेंगे, करते रहना है अंत तक, जीवन के अंत तक। इसलिए मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं आपके ज़रूर सबसे सुनाइए, बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए। मुझे हारना नहीं है। क्या बात है! जहां झूठ ही सच है और वहां सच भी झूठ है। ऐसी दुनिया का सामना करना, मगर मुझे हारना नहीं है। बहुत सुंदर। झूठ का मुखौटा संघर्ष से लड़ना है। बहुत से आंखें, कान, बेरहम हाथ
जो मुझे कमजोर कर रही है, मगर मुझे हारना नहीं है। कभी गम का खारा है, कभी आंसुओं का धारा है। इसी श्रृंखला में मुझे बांध देती है, मगर मुझे हारना नहीं है। जीते जी खुद को मारना नहीं है। मंजिल अभी बहुत दूर है। डर है इस राह में भटकना नहीं है, मगर मुझे हारना नहीं है। इन सब के ऊपर उठना है। हाँ, परमात्मा मेरे साथ है। तब मुझे हारना कहाँ है? अब मुझे हारना नहीं है। वाह जी, वाह वाह। मुझे संघर्ष हो या संघर्ष से प्यार करना है, मुझे हारना नहीं है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता में लिखी थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे बहुत और सुंदर, बहुत काम करने हैं इस दुनिया में। बहुत बहुत सुंदर बात। तो इसलिए मैं अभी रुकूंगी नहीं, और भी काम करूंगी अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए। मुझे करना है। मुझे और बहुत 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 सारा काम मेरे इंतजार में है। मैं ये कहूंगी, मेरे लिए बहुत, जैसे हमारे ब्रह्म कुमारी में कहा गया, पूरा देश तुम्हारा है। तो इसमें मैं भी एक बिंदी हूँ, जो मुझे बहुत बहुत काम करना है और करूंगी जरूर। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही। और आपकी जो ये कविता है, मुझे हारना नहीं है, ये जो कविता है ना, इतनी खूबसूरत कविता है। ये कविता ही अपने आप में वो सारे संदेश दे देती है व्यक्ति को, वो उत्साह दे देती है, जीने की वो ललक दे देती है कि आपको किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं है। ऐसे संसार में जहाँ सच झूठ और झूठ सच बन जाता है, बहुत सारे हाथ खींचते हैं। मैं कहीं न कहीं खुद से रिलेट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस कविता को अपने आप से रिलेट कर सकता है, जो कि जी जीवन हाँ। में आगे बढ़ना चाहता है। और बहुत सारे हाथ उनके सच को झूठ करते हैं, झूठ को सच करते हैं, उनके पैरों को खींचते हैं, उन्हें गिराना चाहते हैं। और सच कहूँ तो अभी जब ये संस्था की भी बात कर रही है ना कि आपकी ये ईश्वर की कृपा होती है, तो ये संस्था भी जो अभ्युदय, जिसके तहत हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, इस संस्था के साथ गुजरते हुए भी मुझे इन इस तरह की चीज़ों का अनुभव हो रहा है कि कहीं न कहीं सच झूठ और झूठ सच हो जाता है। और कहीं न कहीं बहुत सारे हाथ हमें गिराने और हमें खींचने के लिए आगे खींचते बढ़ते हैं। हैं। तो जी। जीवन में जब हम कुछ भी करते हैं ना, तो हमें इन सच्चाइयों के लिए सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपकी ये पंक्ति याद रखनी चाहिए कि मुझे हारना नहीं हाँ, है। ये मेरे बहुत, बहुत सुंदर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर संदेश दिया। और आपसे मिलकर वाक़ई में बहुत आनंद आया। वैसे जब भी आपसे बात करती हूँ आनंद आता है। आज ख़ास आनंद आया दिल से दिल तक में। तो अभ्युदय की ओर से भी आपका बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं भी अभ्युदय की ओर, अभ्युदय को और आपको, इंदु झुंझुनवाला जी को बहुत 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 आभार और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया है कि आपसे और सब लोगों से मिलने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, आपने मुझे जो अवसर दिए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।